नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली जीके टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट 11 की। इससे पहले 10 सेट आ चुके हैं जिसमें स्टैटिक जीके आपको बताया जाता है और आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टैटिक जीके अपना मजबूत करते चलते हो। दोस्तों, इस चैनल पर 2 वीडियो अपलोड होती है। रोज़ाना मॉर्निंग में आपको मिलती है डेली करंट अफेयर की वीडियो और इवनिंग में आपको मिलती है डेली स्टैटिक जीके के लिए ये डेली जीके टेस्ट की वीडियो। तो दोनों ही वीडियो आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और डेली इन दोनों वीडियोज़ को देखिए। अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं तो यकीन मानिए आप जीके जीएस में 100% स्कोर कर पाएंगे। तो बाकी के पार्ट्स को देखने के लिए ऊपर ये जो कार्ड का लिंक बनकर आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए और जाइए देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने आई होप लाइक कर दिया होगा वीडियो को और शेयर भी कर दिया होगा अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कपूर का शोधन किसके द्वारा होता है। कल ही मैंने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन, कपूर का शोधन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों कुछ लोग इसमें रॉन्ग आंसर कर रहे थे। तो कपूर का शोधन दोस्तों ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अब ऊर्ध्वपातन के केस में क्या होता है, देखिए जब कोई 2 प्रकार के ठोस एक ही में मिले हुए होते हैं, ठीक है, जब उनको अलग करना होता है तो कोई ऐसी विधि जिससे अलग करने पर 2 प्रकार के ठोस को अलग करने पर एक ठोस जो होता है वो डायरेक्ट धुआं में या कहीं डायरेक्ट वाष्प में चेंज हो जाता है। तो ऐसे केस में ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ऊर्ध्वपातन के केस में क्या होता है कि ठोस से डायरेक्ट वाष्प में चेंज हो जाता है। तो ठोस से डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। संघनन के केस में मैंने क्या बताया था आपको कि संघनन के केस में होता क्या है कि जैसे बादल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि वाष्प होता है, कोई वाष्प जो होता है वो द्रव के रूप में चेंज होता है। बादल होता है, बादल से पानी की वर्षा होने लगती है, ठीक है। तो वाष्प के रूप में बादल था, फिर वर्षा होने लगी, तो वाष्प का और पानी के रूप में चेंज होना ही संघनन कहलाता है, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक में मैंने बताया था कि कोई एक पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक कहा जाता है। मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसी एक सीमा जिस पर कोई द्रव है, अगर उसको गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो उस सीमा पर, उस पॉइंट पर आने के बाद वो वाष्प में चेंज हो जाएगा। तो उसी अंक को क्वथनांक कहा जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है जिस पर वो बॉयल होने लगे। ये सभी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी कक्षक में, परमाणुओं के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या फिलअप की जाती है वो अलग अलग कक्षक में अलग अलग संख्या में रखी जाती है। इसके लिए कक्षक उपकोष डिसाइड किए गए हैं जो कि होते हैं SPDF। ये 4 प्रकार के होते हैं SPDF। अब इन SPDF में सभी में अलग अलग, सभी उपकोषों में अलग अलग संख्या में रखे जाते हैं। जैसे S उपकोष में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में आ सकते हैं 10 और F उपकोष में मैक्सिमम आ सकते हैं 14, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑर्बिट होते हैं, नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों के फिल करने की संख्या भी अलग अलग होती है। कैसे? जैसे पहला होगा उसमें 2 होगा, उसके बाद 8 होगा, फिर 18 होगा, फिर 32 होगा, ठीक है। तो 2, 8, 18, 32 इसी के रूप में फिलअप होते हैं। और यहाँ पर अगर नाभिक में बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जो कक्षकों में फिलअप होते हैं, इन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कई टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जितना मैं थ्योरी अभी आपको बताया, इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो यही जो मैं दिया हुआ क्वेश्चन, इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि पी कक्षक में या एस कक्षक में या डी कक्षक में या एफ कक्षक में कितने पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 और डी में होता है 10, एफ में होता है 14, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिट में कैसे रखे जाते हैं तो आप याद रखेंगे 2, 8, 18, 32 इस फॉर्म में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नाभिक में कौन कौन होता है तो नाभिक में याद रखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जो चक्कर लगाते हैं नाभिक का। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉनों की संख्या वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मैच करती है, बराबर होती है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और मैंने आपको उस दिन एक फॉर्मूला बताया था E=Z+N। इसमें मैंने आपको बताया था ये होता है एटॉमिक मास, यानी कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान।
जेड जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या कहें या परमाणु क्रमांकों की संख्या कहें, ठीक है। एन जो होता है ये न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसी पर बेसिस कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि किसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। या अगर आपसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दे दी गई, द्रव्यमान पूछ लिया, द्रव्यमान या प्रोटॉन की संख्या दे दी गई, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लिया, तो आप सबको आसानी से इसी फार्मूले के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। अभी कल ही मैंने आपको सोना के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, गोल्ड के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कल की वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें गोल्ड है। गोल्ड एकमात्र ऐसा धातु है दोस्तों जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना। ओके, सोना बहुत ही आघातवर्धनीय होता है। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो सबसे पेवर होता है और आभूषणों के लिए 22 कैरेट यूज़ किया जाता है। कल मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट, ध्रुवण की घटना किस में दिखाई देती है। तो दोस्तों ध्रुवण की जो घटना होती है वो अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें जो होती हैं उनमें दिखाई देती है, ठीक है। जो अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगें होती हैं सिर्फ उसमें ध्रुवण की घटना दिखाई जाती है। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है। तो दोस्तों ध्रुवण के केस में होता क्या है, अगर कोई मान लीजिए लाइट वेव है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर कोई लाइट वेव है, ठीक है, प्रकाश तरंग है, तो उसका जो कंपन करने की जो दिशा होगी, वो प्रकाश की जो चलने की दिशा होगी, संचरण की जो दिशा होगी, अगर उस दिशा को एक लंबवत तल में यानी उसके परपेंडिकुलर में ही अगर एक ही दिशा में वो हो रही है, संचरित हो रही है और प्रत्येक दिशा में सममित नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो घटना होती है पूरी, इसे कहा जाता है पोलराइजेशन, ठीक है। और ऐसा केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों में ही होता है। दोस्तों अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग दोनों में डिफरेंस इसी पोलराइजेशन के माध्यम से ही निकाला जा सकता है, ठीक है, पता लगाया जा सकता है। अगला है डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो अभी कल भी मैंने आपको बताया था ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का डायनेमो भी है। ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। आज आप लोग के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग 10 ऐसे ट्रांसड्यूसर्स के नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो किस फॉर्म की एनर्जी को किस दूसरे फॉर्म की एनर्जी में चेंज करता है। कल ही मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। नेक्स्ट, एड्स किसके कारण होता है। एड्स दोस्तों होता है वायरस के कारण, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV एड्स, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब देखिए बैक्टीरिया की वजह से क्या क्या हो सकता है। बैक्टीरिया के कारण दोस्तों हैज़ा हो गया, टाइफाइड है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। फंगस की वजह से क्या क्या होता है। फंगस यानी फफूंदी जो होता है, फंगस के कारण, फफूंद के कारण दोस्तों दमा होता है, एथलीट फुट होता है, खाज होता है, ठीक है, ये होता है। और प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है। प्रोटोजोआ के कारण दोस्तों मलेरिया हुआ, पायरिया हुआ, पेचिस हुआ, कालाजार हुआ, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सरदार सरोवर बांध किस परियोजना से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध, तो ये दोस्तों नर्मदा परियोजना से संबंधित है। आप सभी को पता है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, बनाया गया है, और यहीं पर नर्मदा नदी के किनारे ही दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, 182 मीटर की ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। कब उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन दोस्तों हुआ था 31 अक्टूबर को, यानी एकता दिवस के दिन, उन्हीं की जयंती के दिन 2019 को, ठीक है। और अभी 31 अक्टूबर आने वाला है तो 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, बनाया किसने है, मूर्तिकार कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मूर्तिकार हैं दोस्तों राम वी सुतार। कौन, राम वी सुतार है इसके मूर्तिकार, इसको बनाने वाले, उन्हीं की देखरेख में बनाया गया। किस कंपनी ने बनाया, LNT ने बनाया, लार्सन एंड ट्रूबो ने बनाया। हालांकि इस पर मैं आपको वीडियो दिया हूँ, आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा जानकारी पा जाएंगे। अगला है मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दांतों को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में, शरीर क्या, मनुष्य के मुँह में कहें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है दोस्तों कृतंक, जो सामने वाला होता है, ठीक है। कृतंक दांतों की संख्या होती है टोटल 8, ठीक है।
कृतंक दांत जो काटने के लिए यूज किए जाते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये 8 होते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है भेदक, भेदक या छेदक या कैनिन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये स्रवदंत जो है बी ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है, इसे फाड़ने वाला दांत कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद आता है चवर्णक का नाम। चवर्णक का नंबर आता है, चवर्णक और अग्रचवर्णक और पश्चवर्णक, कहीं कहीं आपको दिखेगा अग्रचवर्णक और पश्चवर्णक, कहीं कहीं आपको चवर्णक और पूर्ण चवर्णक दिखेगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपका सही है, आप लोग दोनों ही वही समझेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के चवर्णक होते हैं, एक की संख्या होती है 8 और एक की संख्या होती है 12। ठीक है, तो इंग्लिश से ही इसको आप लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के नाम कभी कभी सिमिलर मिल जाते हैं। कहीं ये स्रवदंत का नाम आपको कहीं कहीं छेदक दिख जाएगा, कहीं कहीं भेदक दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कैनिन्स याद है तो फिर आराम से कर जाएंगे। ऐसे ही मोलार्स होता है, प्रीमोलर्स होता है। ठीक है, तो इन सब का नाम आपको याद रखना है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो काटने वाला दांत जो होता है कृतंक दांत, वो 8 होते हैं उनकी संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन चतुर्थ स्तंभ के नाम से जाना जाता है? ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा। चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? चौथा स्तंभ दोस्तों कहते हैं मीडिया को। ठीक है, ऑप्शन अगर देखेंगे तो समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, ये मीडिया के थ्रू आती है, मीडिया के अंडर में, तो मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ। ठीक है, चलिए दुनिया का चौथा स्तंभ इसे कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ये भी आप कर ले जाएंगे। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? बुध लगाता है। बुध ग्रह मरकरी जो है ये सबसे नज़दीक है सूर्य के, सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, सबसे छोटा ग्रह है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगर इसके दिन की बात कीजिए तो 88 दिन में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है शुक्र का। शुक्र दोस्तों 224.7 दिन में अपना चक्कर कंप्लीट करता है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब वगैरह कहते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी नीला ग्रह जिसे कहते हैं, पृथ्वी अपना चक्कर कितने दिन में लगाता है? 365.26 दिन में। अब देखिए ये 0.26 जो है, इसके पीछे का एक कारण है। ये जो लीप वर्ष हो जाता है ना, हर चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, ये यही कारण है। क्योंकि 365.26 जो है दिन, यही वजह है ये काउंट होते होते 3 साल में एक दिन का नए रूप ले लेता है चौथे साल। इसी वजह से फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो 365.26 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। इसके बाद अगर शनि की बात करें तो शनि दोस्तों 29.5 वर्ष लगा देता है एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दोस्तों ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं ही नहीं, एक भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद जो सबसे पहला उपग्रह है वो पृथ्वी के पास है। ठीक है, क्योंकि बुध शुक्र के बाद डायरेक्ट आता है पृथ्वी, तो पृथ्वी के पास उपग्रह जो है उसका नाम क्या है? चंद्रमा नाम है। अब देखिए दोस्तों, उपग्रह को इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट, लेकिन कभी कभी सैटेलाइट आपको दिखेगा तो फीलिंग क्या आती है? फीलिंग आती है खुद से भेजी गई सैटेलाइट, यानी कृत्रिम जो सैटेलाइट होती है। तो कृत्रिम सैटेलाइट तो इसकी संख्या तो ना जाने कितना है, कोई गिनती ही नहीं है। हर देश अपने 50, 100, 150, 1000 सैटेलाइट भेज चुका है। तो फिर ये सैटेलाइट जो हैं ये मानव निर्मित हैं, ये भी वैसे ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये भी जियोस्फीयर में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जो प्राकृतिक ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है। तो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और बुध और शुक्र का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा तो दोस्तों अभी तक तो था ज्ञात कि बृहस्पति के पास है, लेकिन अभी 1 साल पहले न्यूज़ आई कि नहीं भैया, शनि के कुछ और भी उपग्रह खोजे गए हैं। तो अभी वर्तमान में शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 80 से ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मानक समय क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? अब देखिए, मानक समय के लिए दोस्तों क्या किया गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरी ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर रेखा जहाँ से गुजरी, उसी से कंपेयर किया जाता है कि किसी और देश में, जिस भी देश में जाना हो, उस देश में बीचों बीच से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उससे कंपैरिजन में कितना हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम जा रहा है। वो नहीं समझे? फिर से समझिए। देखिए हुआ क्या कि पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। ये तो आप जानते ही होंगे,
शुरू से ही बचपन से आप पढ़ रहे हैं। अब इसी अक्षांश और देशांतर रेखाओं में एक है जो 0 डिग्री पर जाएगा, ठीक है, बीचों बीच से जो होगा। तो 0 डिग्री वाली जो गुजरती है रेखा, 0 डिग्री देशांतर, वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। फिर होता क्या है कि मान लीजिए किसी देश में अगर वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम ज्ञात करना है तो देखेंगे कि उस देश में बीचों बीच से कौन सी देशांतर रेखा जा रही है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर एक्स रेखा है, एक्स देशांतर रेखा है, वो जा रही है, भारत को बीचों बीच से जा रही है, ठीक है। अब उसको कंपेयर करेंगे कहाँ से, 0 डिग्री देशांतर से। कंपेयर ये किया जाएगा आधे आधे घंटे के रूप में, 30-30 मिनट के रूप में कंपेयर किया जाएगा। अब जितना वो 30-30 मिनट में जितनी बार वो होगा उसी हिसाब से कंपेयर करके एक टाइम निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत में ले लें तो 82.5 अंश जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर होते हुए गुजरती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और होता है, ये 82.5 अंश इलाहाबाद वाला जो है ये किसी एक एग्ज़ाम में पूछ लिया गया, 1-2 एग्ज़ाम वाले और इसको रिपीट कर दिए क्वेश्चन। अब सबको यही याद होने लगा कि 82.5 अंश इलाहाबाद से होकर के गुजरता है या नैनी से होकर के गुजरता है मिर्ज़ापुर से। लेकिन एक्चुअल बात क्या है, अगर क्या होगा तब जब ऑप्शन में इलाहाबाद या नैनी या मिर्ज़ापुर नहीं दिया होगा तब आप क्या लगाएंगे। देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कि रेखा आई और डायरेक्ट इलाहाबाद में गिरी फिर गायब हो गई। वो तो भारत को बीचों बीच से अगर ऐसे निकल रही है तो भारत के कई राज्य, कई ज़िले, कई क्षेत्रों को कवर करते हुए जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा थिंकिंग लगाना है कि वो रेखा कितने डिग्री पर कहाँ से होकर के गुजर सकती है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, किसी दिन आपको ज्योग्राफी की वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे ये निकाला जाता है टाइम। फिलहाल तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यही समझिए। अब देखिए यहाँ पर जो 82.5 अंश दिख रहा है, यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो लगभग 5.5 घंटे आता है लेट, ठीक है। तो +5:30 जो है इसको जोड़ देते हैं ग्रीनविच टाइम से। तो ग्रीनविच टाइम में जो चल रहा होगा वहाँ से 5.5 घंटे हम लोग आगे चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर जितना बज रहा है उसमें 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, वही उतना टाइम हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये निकाला जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम निकालने का एक तरीका होता है। फिलहाल ये डेली जीके टेस्ट की वीडियो है, इसमें मैं आपको तब भी बहुत कुछ बता दे रहा हूँ। ये सब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी लगा सकते हैं आप। हालांकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मोटा मोटा पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, रात और दिन होने की प्रक्रिया का कौन सा तथ्य सही है। अब देखिए रात और दिन क्यों होते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का जब चक्कर लगाती है तब होता है वर्ष चेंज, ठीक है। जो साल चेंज होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाने पर चेंज होते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है, घूमते घूमते चक्कर लगा रही है। तो जब पृथ्वी खुद पर घूमती है तो फिर दिन और रात होते हैं, और अगर सूर्य है, सूर्य का चक्कर लगा रही है तो फिर वो साल चेंज होते हैं, ठीक है। वर्ष चेंज होता है जब एक चक्कर कंप्लीट करता है। अभी मैंने शुरुआत में बताया 365.26 दिनों में ये अपना चक्कर पूरा करता है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक टॉर्च है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, आपने बचपन में इसे पढ़ा हो जरूर होगा। एक टॉर्च जब जलाया जाता है किसी गेंद पर, और गेंद का जो सामने वाला हिस्सा है वो लाइटेड हो जाता है, बैक वाला हिस्सा जो है उस पर छाया हो जाती है, ठीक है, यानी अंधेरा हो जाता है। सेम ऐसे ही केस है पृथ्वी के केस में। जब सूर्य के सामने रहती है तो जिस तरफ रहती है उस तरफ तो उजाला रहता है, दिन रहता है। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, पीछे जाता है, तो पीछे जो अंधेरा है उधर प्रकाश आ जाता है और इस तरफ अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग कहते नहीं हैं कि यहाँ पर अभी दिन है तो अमेरिका में रात होगी। उसका कारण यही है ना कि वो दूसरे कॉन्टिनेंट में है और लगभग जस्ट अपोजिट है इंडिया के। तो फिर अगर इंडिया में दिन है तो फिर वहाँ पर रात हो रही होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है उसका मुंह हमारी तरफ है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही दिन और रात होने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा कारण होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे इसको। आप पढ़ने नहीं, पढ़ाना भी होगा किसी को तब भी आपको याद रहेगा। किसी को समझा भी सकते हो अच्छे से अगर आप प्रैक्टिकली पढ़े हो तो। रटा रटाया होता है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कैलोरी किसकी यूनिट है। कैलोरी दोस्तों ऊष्मा की यूनिट होती है। किसकी? ऊष्मा की, हीट की यूनिट होती है कैलोरी। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट, ठीक है।
दबाव, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर आप लोग जानते हैं बल बटा क्षेत्रफल, तो आप लोग बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर पास्कल ने इसे नियम दिया था तो पास्कल भी कह सकते हैं। दबाव यानी प्रेशर, दाब का मात्रक पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। साउंड का क्या होता है? साउंड को दोस्तों डेसिबल में भी नापा जाता है, डेसिबल में भी नापते हैं, या फिर इसको हर्ट्ज में भी नाप सकते हैं, किलो हर्ट में भी नाप सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के रूप में भी नाप सकते हैं, लेकिन डेसिबल इसका ऑथेंटिक यूनिट माना जाएगा। अगला है, खानों में अधिकतर धमाके परस्पर किसके मिलने के कारण होते हैं? तो खान यानी कि कोयले की खान वगैरह हो गई, कोल माइंस वगैरह हो गई, या फिर अन्य कोई माइंस हो गई, तो वहाँ पर धमाके क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों वहाँ पर धमाके होने के सबसे बड़े कारण हैं हवा के साथ मीथेन का मिलन। दोस्तों मीथेन गैस जो है बहुत ही घातक गैस होती है, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, CH4 जो होता है, ये अगर हवा के साथ मिल जाती है जब, तो फिर वहाँ पर धमाका हो जाता है, ठीक है। यही वजह है कि खानों में अक्सर धमाके देखने को मिलते हैं, क्योंकि खानों में मीथेन गैस बनी रहती है वहाँ पर, ठीक है। तो माइनिंग करते वक्त अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शुष्क सेल है? शुष्क सेल यानी ड्राई सेल। ड्राई सेल दोस्तों जनरली प्राथमिक सेल ही होते हैं, प्राइमरी सेल ही होते हैं। अब देखिए, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल का मतलब है कि एक बार उसे हम लोग यूज कर सकते हैं, एक ही बार रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक ही बार चेंज किया जा सकता है, तो ये हुआ प्राइमरी सेल। लेकिन अब सेकेंडरी सेल में क्या होता है? सेकेंडरी सेल में होता क्या है, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, फिर उसको रासायनिक एनर्जी में चेंज करते हैं, फिर रासायनिक एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब हमें यूज होता है तो फिर यूज कर लेते हैं, फिर यही सेम प्रोसेस कई बार दोहरा सकते हैं। तो यानी कि प्राथमिक सेल जो होता है वो एक बार यूज किया जा सकता है, जबकि सेकेंडरी सेल जो होता है वो कई बार यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसका सीधा सा एग्जांपल आप लोग देखो, जो टॉर्च में लगने वाली जो बैटरी होती हैं, ठीक है, अभी की टॉर्च की बात नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, जो पुरानी होती थी नॉन चार्जेबल, उनकी बैटरी, जो चाहे घड़ी की बैटरी ले लो आप, वो होती हैं प्राथमिक सेल, एक ही बार यूज होती हैं, ठीक है। आप डलाते हो, खरीद करके लाते हो, लगाते हो, एक ही बार यूज होता है। लेकिन आपकी मोबाइल की बैटरी क्या है? आप लोग चार्ज करते हो, 100% चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज करते हो, फिर यूज़ करते हो, तो ये हुआ सेकेंडरी सेल। यानी कि सेकेंडरी सेल में क्या करते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करती है अपने पास, ठीक है, कैपेसिटर्स वगैरह के माध्यम से। तो उसके बाद फिर से उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? अब देखिए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग दोस्तों KVA में रेटिंग में इसमें डिनोट किया जाता है, इसके यूनिट में इसको व्यक्त किया जाता है। KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। अब किलो वोल्ट एम्पियर जो होता है ये ट्रांसफार्मर की यूनिट हो गई, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की यूनिट हो गई, इसी के हिसाब से पता लगाया जाएगा उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर बेसिक तरीके से दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज रहता है उसको लो वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि लो वोल्टेज के वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो लो वोल्ट को हाई वोल्ट में चेंज करना हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसका एग्जाम्पल कहाँ पर मिलेगा आपको? देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल आपको स्टेपलाइजर वगैरह में मिल जाएगा। आपके यहाँ बिजली स्लो आती है, उसको स्टेप अप किया जाता है और तेज़ करके आपकी टीवी को, पंखे को चलाया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कैसे देखेंगे आप लोग? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखिए, मोबाइल का चार्जर, आपकी मोबाइल्स में 5 वोल्ट पहुँचती है, ठीक है, 5 वोल्ट का रेटिंग पहुंचता है आपके मोबाइल के चार्जिंग होने के लिए, चार्ज होने के लिए, ठीक है, 5 वोल्ट और 1 एम्पियर होता है। लेकिन बिजली कितनी आती है? 220 वोल्ट पर आती है। तो 220 वोल्ट को वो 5 वोल्ट में चेंज करता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से होता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में हाई किया जाता है। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट, किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दिया जाए तो वो परमाणु क्या कहलाता है? बहुत ही बेसिक पॉइंट है केमिस्ट्री का। तो किसी परमाणु में से दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन जब हटा देंगे तो वो धनायन कहलाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो वो धनायन कहलाने लगता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, और इसकी विपरीत जस्ट अगर होगा, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा तो वो ऋणायन कहलाएगा। नेक्स्ट, किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, R इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी इंटू L/A, ठीक है, L/A।
अब देखिए एल जो होता है ये लंबाई होती है, लेंथ होती है, ए जो होता है ये एरिया होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो रो है ये दोस्तों ये है रेस्टिविटी, ठीक है, ये गुणांक है, एक प्रकार का कांस्टेंट समझ लीजिए, रेस्टिविटी कांस्टेंट। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यही दोनों चेंज होंगे, या तो लंबाई चेंज होगी या तो एरिया चेंज होगा। अब इससे कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर लंबाई में वृद्धि की जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई अगर वृद्धि होगी तो फिर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपसे पूछा जाता क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती तब क्या इफेक्ट पड़ता, तो क्षेत्रफल नीचे है भैया, क्षेत्रफल अगर नीचे है तो ये हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। अगर वहीं विपरीत में इसके रेजिस्टिविटी कम करनी है तो क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे आप लोग, लंबाई में वृद्धि होने पर प्रतिरोध का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ताप में वृद्धि के साथ कॉपर का प्रतिरोध क्या होता है। ताप यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर कॉपर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कॉपर जो है ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी उसकी गिर जाती है, ठीक है, डाउन होती है। तो यहाँ पर कॉपर का प्रतिरोध पूछा गया है, रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो कॉपर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉपर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब देखिए यहीं का जस्ट अपोजिट होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल बनाने के लिए ही उसको हीट देते हैं, ठीक है, उसी का तो यूज होता है उसमें। अगर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है कोई तो उसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बाहर से हीट उसको बढ़ाते हैं तो फिर वो उसके इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पूछा जाए तब आप बताएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कॉपर के बारे में या कंडक्टर के बारे में पूछा जाए तब आप बताएंगे उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों पॉइंट को। तो फिलहाल ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज के। आई होप आपने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। वीडियो आज आप लोग शेयर करो। जितना सुबह वाली वीडियोज़ के व्यू आते हैं उतना भी मैं चाहता हूं कि शाम वाली वीडियोज़ के भी व्यू आएँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं हर एक प्रकार से समझाने की। आप लोग का भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है, आप लोग शेयर करो वीडियो को, आप अपने दोस्तों को बताओ, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को सबको बताओ। जो हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हों उनको भी ये वीडियो दिखाओ। क्यों, क्योंकि उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक पॉइंट ही तो है, सब इंटर और हाई स्कूल का ही तो होता है जो कंपटीशन में पूछा जाता है। कभी ना कभी आगे चलकर वो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन उनको भी दिखाओ वीडियो, उनसे भी बोलो कि वो लोग भी जुड़ें और डेली वीडियो ये देखें, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आप लोग उनको करंट अफेयर की भी वीडियो देखने के लिए कहो, क्योंकि अभी से अगर आदत बनी रहेगी तो आपकी तैयारी के साथ साथ आपको जितना समय लग रहा है उतना आपके भाई बहनों को समय नहीं लगेगा। इस वजह से वीडियो आप लोग शेयर करो अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और इसकी क्विज़ आप लोग MGT ऐप पर जाकर के सॉल्व कर सकते हो, तो जिससे आपका पूरा तैयार हो जाएगा अच्छे से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, शेयर भी करेंगे ज़रूर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।